नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे जो बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है और ख़ासकर जो शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई परीक्षाएं होती हैं शिक्षक बनने से संबंधित, उसमें अनिवार्य रूप से ये चीज़ पूछी जाती है। बीएड, बीटीसी, बीए एजुकेशन, एमए एजुकेशन, एमएड, नेट, टेट, सुपर टेट, सीटेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इसकी अनिवार्यता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। अधिगम जिसको सीखना भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अधिगम है क्या? अगर हम देखते हैं कि जो सीखना है, अधिगम है, वो मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। बच्चे का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद वो अपने आसपास के वस्तुओं, व्यक्तियों, क्रियाओं को जिनके भी संपर्क में आता है उनका अनुकरण करता है, उनको देखता है और उनके जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। थोड़ा बड़ा होने पर क्या है, क्यों है, कैसे है जैसे प्रश्न पूछना शुरू कर देता है और इसी के साथ उसकी सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद उसको विद्यालय भेजा जाता है और विद्यालय में उसको विभिन्न प्रकार के विषयों और क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्य अर्थ में हम इसे ही अधिगम कहते हैं। सामान्य अर्थ में हम इसे ही अधिगम कहते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिगम कुछ इससे हटकर है और कुछ ज़्यादा है। मनोविज्ञान में अधिगम का प्रयोग दो रूपों में होता है। मनोविज्ञान में अधिगम का प्रयोग दो रूपों में होता है। पहला प्रक्रिया और दूसरा परिणाम, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रक्रिया और परिणाम के रूप में होता है मनोविज्ञान के रूप में। प्रक्रिया, मनोविज्ञान में प्रक्रिया के रूप में जो मनोविज्ञान है उसका मतलब होता है, प्रक्रिया के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ लिया जाता है। प्रक्रिया के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों, नए नए विषयों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। प्रक्रिया के अर्थ में मनोविज्ञान का अर्थ उस रूप में लिया जाता है जिसमें मनुष्य नए तथ्यों को ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। और परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से है जो नए तथ्यों, नई जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। परिणाम के रूप में मनोविज्ञान का अर्थ उस रूप में लिया जाता है, मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से होता है जिसमें वो नए तथ्यों, नई क्रियाओं को सीखकर अपने व्यवहार में, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। ठीक, ये मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से है। पहला प्रक्रिया के रूप में नए तथ्यों और विषयों को ग्रहण करना, नई क्रियाओं को सीखना, और परिणाम के रूप में सीखे हुए तथ्यों, विषयों को ग्रहण करने के बाद उसके व्यवहार में परिवर्तन होना। तो हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि जब तक मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ना हो जाए तब तक उसको सीखना नहीं कहा जा सकता है। तो मनोविज्ञान का अर्थ क्या कह सकते हो? मनोविज्ञान का अर्थ है मनुष्य के व्यवहार में, अधिगम का अर्थ है मनोविज्ञान में मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का मतलब केवल आपको किताबी विद्या या किसी अन्य प्रकार से कोई ज्ञान मिल जाता है उसको अधिगम नहीं कहा जाता है। अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन। आम तौर पर कहते हैं ना कि लग नहीं रहा है पढ़े लिखे जैसे लक्षण, तो अगर हमने कुछ सीखा है तो वो दिखाई पड़ना चाहिए हमारे व्यवहार में, और जब तक वो हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है तब तक हम उसको सीखना नहीं कहते हैं। जब हमारे व्यवहार में वो सीखी हुई चीज़ें दिखाई पड़ने लगे तो उसको सीखना कहते हैं। ये अधिगम का अर्थ है। मनोविज्ञान में तब तक आपको सीखा हुआ नहीं माना जाएगा, तब तक आपको नहीं माना जाएगा कि आपने कुछ सीखा है या अधिगम प्राप्त किया है, जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए। ठीक,
अब परिभाषाओं की बात करते हैं। परिभाषाएं अधिगम की कई एग्जाम में, टेट में, सुपर टेट में और सी टेट में कई एग्ज़ाम में परिभाषाएं पूछी गई हैं अधिगम से जुड़ी हुई। हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3 परिभाषाएं आ जाती हैं। तो एक परिभाषा हम लिखेंगे वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, ये वुडवर्थ की डिफिनेशन थी अधिगम से संबंधित। फिर अगली है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर हम बात करें अधिगम की, क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक, ये क्रो एंड क्रो की डिफिनेशन है। फिर बात करते हैं गेट्स व अन्य के अनुसार। ये परिभाषा पूछी भी गई है कई बार टेट और सी टेट में। गेट्स व अन्य, गेट्स व अन्य के अनुसार अगर बात करें तो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। किसके अनुसार? गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। ठीक, अब एक और डिफिनेशन हम चर्चा करते हैं स्किनर के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक, ये स्किनर की डिफिनेशन है। सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। एक और डिफिनेशन हम चर्चा कर लेते हैं। हिलगार्ड के अनुसार सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अभ्यास अथवा प्रशिक्षण द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार का उद्भव होता है अथवा व्यवहार में परिवर्तन होता है। ये हिलगार्ड की डिफिनेशन थी। तो ये परिभाषा थी। अब हम बात करते हैं अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताएं। अधिगम की प्रकृति एवं विशेषताओं की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली प्रकृति या विशेषता आप कह सकते हो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। और ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि किसी समय ये सामान्य गति से चलती है, किसी समय मंद गति से चलती है और किसी समय तेज़ी से चलती है, लेकिन ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जैसे हमने अभी चर्चा की कि बच्चे का जन्म होता है, जन्म के कुछ समय बाद वो अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं और क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है।
कोई उसको कहता नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या करना है हमको, लेकिन वो स्वयं से अपने आप ऐसा करना शुरू कर देता है। इसलिए उसकी क्योंकि वो उसकी जन्मजात प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है। तो पहली प्रकृति या विशेषता क्या है? सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। दूसरा क्या है? सीखना प्रक्रिया और परिणाम सीखना प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। ठीक, मनुष्य अवलोकन, शिक्षण, प्रशिक्षण और अध्ययन आदि विषयों को सीखता है। इस दृष्टि में वो सीखना क्या है? प्रक्रिया है। और सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं होता है जब तक मनुष्य के व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आए। सीखने का कोई मतलब नहीं है जब तक मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ना आए। ये सही है कि शिक्षा जन्मजात प्रक्रिया है, लेकिन अगर उस जन्मजात प्रक्रिया को हम सीखने के बाद हम कक्षा 1 से लेकर या उससे पहले प्री प्राइमरी के एजुकेशन ले आए हैं, उससे लेकर आज तक हम सीख ही तो रहे हैं, लेकिन अगर उससे हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सीखना नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन आए, वो दिखाई पड़ना चाहिए, हमको नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए। और हम आगे चलकर जब तक भाई आप साल भर पढ़े हों और अगर परीक्षा ना पास कर पाएँ, कई साल पढ़ने के बाद आप जॉब ना पाएँ, तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से ये चर्चा की जाएगी कि आपने सीखा नहीं, क्योंकि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस तरह से देखें, सीखना प्रक्रिया भी है, जो नई वस्तुओं, व्यक्तियों, क्रियाओं का, नए विषयों का शिक्षण प्रशिक्षण हम प्राप्त करते हैं, उस दृष्टिकोण से प्रक्रिया है। और उसको प्राप्त करने के बाद जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में दिखाई पड़े, वो परिणाम है। ठीक, ये दूसरी प्रकृति एवं विशेषता है। तीसरी है सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। उद्देश्यपूर्ण क्यों होता है? मनुष्य, सभी प्राणी, चाहे मनुष्य हो चाहे सभी प्राणी हो, वो अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और मनुष्य भी उसमें है। और हर सीखने के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई सीखना नहीं होता है। और इसलिए सीखने को कहा गया है ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमारा उद्देश्य है। अन्यथा हम क्यों पढ़ते? आज हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान को सीखने के पीछे हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य है, वरना मनोविज्ञान हम ना सीखते। जिन विषयों को सीखने के पीछे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, वो विषय हम नहीं सीखते हैं। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक, फिर अगर हम चौथे प्रकृति एवं विशेषता की बात की जाए तो सीखना जीवन पर्यंत चलता है। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। जन्म के कुछ समय बाद से ही सीखना शुरू होता है। पहले विद्यालय जाते हैं, फिर महाविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय, फिर विशिष्ट शिक्षा। इस तरह से हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया मृत्यु तक लगातार किसी न किसी रूप में चलती है। औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक किसी न किसी रूप में वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया, सीखना जीवन पर्यंत चलता है। ठीक, पांचवी की बात करें तो सीखने की प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं। सीखने की प्रक्रिया के 3 तत्व।
सीखने की प्रक्रिया के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व? नए ज्ञान अथवा कौशल को सीखना। पहला तत्व क्या है? सीखने की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं, तीनों तत्वों को हमको जानना होता है। सबसे पहले नए ज्ञान और तथ्यों को सीखना, पहला पद। दूसरा पद है इस ज्ञान और सीखे हुए ज्ञान और कौशल को बहुत समय तक धारण करना। और तीसरा पद है कि धारण किए हुए ज्ञान और कौशल को आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाना। अगर आप ये 3 पद नहीं फॉलो करते हैं तो आप सीख नहीं पाओगे। पहला क्या है? नए ज्ञान और तथ्यों को सीखना, पहला पद है। वो हम कर रहे हैं कंटिन्यू, शुरुआत से ही, जन्म के कुछ समय बाद से ही और आज तक लगातार हम नए नए ज्ञान को, नए नए तथ्यों को सीख रहे हैं। ये पहला पद है। फिर सीखे हुए दूसरा पद क्या है? सीखे हुए ज्ञान और कौशल को अधिक समय तक अपने पास धारण करना। बस यही चूक हमसे होती है। हमने कक्षा 1 से लेकर आज तक जो भी पढ़ाई की है, जब हम आगे कंपटीशन के क्षेत्र में जाते हैं तो सभी से कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। ठीक, तो जो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की पढ़ाई करके हम गए हैं एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम में कहीं से भी किसी भी कक्षा से पूछा जा सकता है। और हम क्या करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था पहले, आज लगभग वो हमारे पास से सब गायब हो चुका है। मुश्किल से आप खुद अपना चिंतन कर लीजिए, खुद अपने अंदर झांक लीजिए अंतर्दर्शन विधि करके कि क्या हाई स्कूल में हम जिस दिन जब पढ़ रहे थे, परीक्षा देने जा रहे थे, इंटर में जब पढ़ रहे थे, परीक्षा देने जा रहे थे, क्या उस समय जो हमारी हाई स्कूल और इंटर की तैयारी थी या जितना तैयार था, क्या आज के समय में उतना तैयार है? नहीं है। यही जवाब आएगा कि हाँ नहीं है, लगभग आधा से ज़्यादा भूल चुके हैं। क्यों भूल गए? क्यों भविष्य में इसकी उपयोगिता नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन हम भूल गए हैं, इसीलिए आगे जाकर हमको असफलता की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक, तो दूसरा पद भी ज़रूरी है। जब तक उसका कहीं हम प्रयोग न कर लें तब तक उसको अपने पास से भूलने न दें। और तीसरा पद क्या है कि जब आवश्यकता पड़े तो आज तक कक्षा 1 से लेकर आज तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, वो अगर हमारे पास है तो उसका हम उपयोग करके सफलता प्राप्त करें, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकें। ये 3 पद है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया के 3 पद। पहला पद नए ज्ञान और कौशल को सीखना, दूसरा पद सीखे हुए ज्ञान और कौशल को अधिक समय तक धारण करना, और तीसरा पद आवश्यकता पड़ने पर उस धारण किए हुए ज्ञान और कौशल का उपयोग करना। ठीक, साल भर पढ़ते रहो, साल भर पढ़ा, आपने पढ़ाई की। फिर दूसरा पद क्या है? अब एग्ज़ाम देने गए तो क्या हमारे पास वो सीखे हुआ ज्ञान और कौशल साल भर का हमारे पास बचा है या नहीं बचा है? और अगर बचा है तो परीक्षाओं में उसका उपयोग करके हम अच्छे से अच्छा नंबर, अच्छे से अच्छी रैंक लाएं। फिर छठा पद है इसका, क्या कहते हैं, छठी प्रकृति या विशेषता की बात की जाए तो सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया क्या है कि बालक सबसे पहले अवलोकन, सीखने का एक क्रम होता है। सबसे पहले क्या सीखता है बच्चा? सबसे पहले अभी हम भाषा विकास के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले सुनना सीखता है। सुनने के बाद वो क्या सीखता है? जो कानों से सुनाई पड़ा उसको, सुनी हुई चीज़ों को अपने मुंह से निकालने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो बोलना सीखता है। और बोलने के बाद वो पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद फिर लिखना सीखता है। अंतिम चरण में लिखना सीखता है। ये भाषा विकास का क्रम है। इस तरह से सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया, एक क्रम से सीखता है। ये नहीं कि ज्ञान पहले और जड़ पहले सीख लिया, ये बाद में सीखा, इस तरह से नहीं। शुरुआत से एक तरफ से, एक क्रम से सीखना होता है। फिर 7वें की बात की जाए, सीखना वंशानुक्रम और पर्यावरण, या सीखना वंशानुक्रम या पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है।
दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य क्या सीखता है, कितना सीखता है, या उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। जन्म से वह सीखने की शक्ति जो मिलती है वो वंशानुक्रम होता है, और फिर जन्म के बाद जो भी चीज़ें उसके आसपास जो सीखा उसने पर्यावरण। दोनों में जितना बेहतर सामंजस्य होता है, दोनों जितने अच्छे होते हैं वंशानुक्रम पर और पर्यावरण, सीखना उतना ही अच्छा होता है। फिर अगर बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 है सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभवों का महत्व होता है। हम जब कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो पूर्व में हमने क्या सीखा है उसका अनुभव हमारे काम आता है। फिर 9वां है सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व होता है। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व होता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। हम कितने मोटिवेट हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। उदाहरण के लिए अगर हमको भूख लगेगी तभी हम खाना बनाने जाएंगे, तो हम किसी चीज़ विषय वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी क्रिया के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में कितना मोटिवेट हैं, कितना अभिप्रेरित हैं उसको जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको सीखने के लिए। जितना अधिक अभिप्रेरित होंगे उतना ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकते हैं। फिर बात की जाए सीखने में संतोष और संतुष्टि का महत्व होता है। सीखने में संतोष और संतुष्टि का महत्व होता है। जब हम सीखने जाते हैं, अगर क्रिया सही हुई, सार्थक हुई, सकारात्मक हुई, तो उससे संतोष होता है, संतुष्टि मिलती है और सीखने की गति हमारी बढ़ जाती है। ये अधिगम अर्थात सीखना या लर्निंग का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं थी। अगले वीडियो में हम इसको और आगे सीखने के को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने के सिद्धांत, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।